हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, दक्ष एजुकेशन में आप सबों का स्वागत है। इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल दक्ष एजुकेशन पर जा करके देख सकते हैं। आप उसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। और इसके साथ साथ प्ले स्टोर में दक्ष एजुकेशन का अपना ऐप है, दक्ष एजुकेशन के नाम से। आप उसे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं ताकि जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं वो सारे आपको एक साथ दक्ष एजुकेशन के ऐप पे मिल जाए। और वीडियोस के साथ साथ इसके जो भी पीडीएफ्स हैं वो पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज का हमारा जो क्लासेस है वो हुक्स लॉ पे बेस्ड है। हुक्स लॉ, हाँ, ये वही हुक साहब हैं जिन्होंने 1665 ईस्वी में सेल का डिस्कवरी किया था। सेल, हमने 9th क्लास में सेल बायोलॉजी में पढ़ा है सेल के बारे में। तो सेल का डिस्कवरी 1665 में रॉबर्ट हुक किए थे। ये वही हुक साहब हैं जिन्होंने फिजिक्स में भी अपना एक थ्योरी दिया है जो हुक्स लॉ से फेमस है। तो हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ सिंपल सा कहता है कि फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द corresponding strain. For a small deformation, that means for a small changes या स्मॉल चेंज, किसी भी मटेरियल में स्मॉल चेंज कब आएगी? किसी भी मटेरियल में स्मॉल चेंज तब आएगा, किसी भी मटेरियल में चेंजेस तभी आएगी जब उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड हो। अगर किसी मटेरियल पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो हुक साहब का कहना था कि जब किसी ऑब्जेक्ट में स्मॉल डिफॉर्मेशन होगा तो उस केस में जो स्ट्रेस निकल के आएंगी, जो स्ट्रेस होगा, उस मटेरियल का जो स्ट्रेस होगा और जो स्ट्रेन होगा, वो दोनों स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हम लोग जानते हैं कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटेगा, एक इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट, ये दोनों टर्म एक साथ यूज होते हैं। तो यहां से स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा और एक इक्वल टू के साथ कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है दोस्तों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंपल सा मीनिंग यही है कि अगर स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है तो स्ट्रेन भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अगर स्ट्रेस डिक्रीज कर रहा है तो स्ट्रेन भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। जैसे अगर ये ब्लैक मार्कर को लेते हैं और ये ब्लू मार्कर को लेते हैं, अगर ब्लैक मार्कर का वैल्यू बढ़ रहा है तो अगर ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो जब ब्लैक मार्कर का वैल्यू बढ़ेगा तो ये ब्लू मार्कर का भी वैल्यू बढ़ेगा। और अगर ब्लैक मार्कर का वैल्यू घटेगा तो ये ब्लू मार्कर का भी वैल्यू क्या होगा? घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि जो भी चेंजेस होगा वो दोनों में सेम ही तरह का चेंज आएगा। अगर स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है तो स्ट्रेन भी इंक्रीज करेगा, अगर स्ट्रेस डिक्रीज कर रहा है तो स्ट्रेन भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहां हमने देखा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था, और स्ट्रेस जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक इक्वल टू और एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो यहां ये के क्या होगा? के जो है जहां ये के क्या है तो के को बोलते हैं वेयर के इज के क्या है? के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है
also known as modulus of इलास्टिसिटी, या इसी चीज को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो के कांस्टेंट आ रहा था, के कांस्टेंट का एक नाम तो ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसी चीज को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यहां तक क्लियर? आगे देखते हैं। अच्छा, हमने जो इक्वेशन 1 माना था, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था? स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन को अगर इधर लाएंगे तो क्या होगा? देयरफॉर के इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो ये के क्या निकल के आया? ये निकल के आया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, तो अब हमको इसका यूनिट देखना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, हमको इसका डायमेंशन देखना है। तो आप बताओ कि इसका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट कैसे निकलेगा? हमको स्ट्रेस का देखना पड़ेगा। स्ट्रेस का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन का हम लोग जानते हैं कि इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो नो यूनिट। तो सिर्फ यूनिट किसका आएगा? स्ट्रेस का। तो इसीलिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या होगा? स्ट्रेस का डायमेंशन क्या था बच्चों? L -1 T -2, ml -1 T -2। स्ट्रेन का तो कुछ डायमेंशन होता नहीं, ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी था। तो इसीलिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो डायमेंशन है और जो यूनिट है, यूनिट और डायमेंशन दोनों सेम ही होगा जो स्ट्रेस का था। हमने स्ट्रेस का यूनिट भी देखा था और डायमेंशन भी देखा था, दोनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मिलता जुलता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, अप्लाइड फोर्स जो किसी भी बॉडी पे या किसी भी मटेरियल पे जो अप्लाइड कर रहे हैं, जो फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, उसके नेचर के आधार पे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तीन अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है।
जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी जो है अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इस इलास्टिसिटी को दिया था। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का दूसरा नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। मतलब लेंथ में किसी तरह का चेंजेस जो आता है उस कारण से जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकल के आती है उसी को क्या कहते हैं, अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि जहां भी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ रहा है मतलब उसका लेंथ, हमको ऑब्जेक्ट का लेंथ को देखना है कि लेंथ डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है, जो सेकेंड नंबर पे है सेकेंड नंबर पे है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, इसका दूसरा नाम है जो वॉल्यूम से रिलेटेड है, वॉल्यूम से जो भी वॉल्यूम में चेंजेस आएगा, वॉल्यूम या तो डिक्रीज करेगा या तो इंक्रीज करेगा। अगर वॉल्यूम से जो भी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो वॉल्यूम का, उससे जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकल के आता है उसको कहते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम लोग डिटेल में सारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिस्कस करेंगे। इसे रब कर दिया जाए। जो थर्ड नंबर पे है वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका दूसरा नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ शियर। शियर बोल सकते हैं, आप इसे सेव कर दीजिए। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम है, और में लिख सकते हैं शियर मॉडुलस। तो उसका शेप में जो भी चेंजेस आएंगे, शेप के कारण से जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकल के आती है उसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस। हम लोग डिटेल में ये तीनों मॉडुलस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम लोग का था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चाहे इसका दूसरा नाम था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। ठीक है, इसको स्टडी करते हैं। हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को देख रहे हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किससे रिलेटेड, लेंथ से। तो लेंथ में डिक्रीजमेंट होगा या लेंथ में इंक्रीजमेंट होगा। तो एक सिलेंड्रिकल शेप का कोई मटेरियल मानते हैं,
मानते हैं कि ये पहले जो मटेरियल था, मटेरियल का लेंथ L था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किए। क्या अप्लाई किए? फोर्स अप्लाई किए, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किए। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इसका क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला, क्योंकि ये सिलिंड्रिकल शेप का है, ठीक है। तो जब फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, पहले मटेरियल L लेंथ का था, तो इस लेंथ में कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट होगा। वो बहुत ही स्मॉल चेंजेज आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं कि ये जो लेंथ है उसमें डेल्टा L का चेंजेज हुआ है, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहता है, यंग्स साहब का कहना था it is defined as the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain। मतलब यंग्स मॉडुलस का, यंग्स साहब का सिंपल सा कहना यही था कि अगर कोई लेंथ पहले L है, हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं कि फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, तो इसका लेंथ में कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होगा। अगर मान लेते हैं कि डेल्टा L चेंजेज हुआ है, चेंज कुछ भी हो सकता है, अगर डेल्टा L चेंजेज हुआ है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो भी रेशियो निकल के आएगा वो तुम्हारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इस चीज को ऐसे देखो, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू क्या? यंग्स मॉडुलस इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को देखे, स्ट्रेस को देखे थे, एक्चुअली पढ़े तो दोनों हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को भी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? अप्लाइड फोर्स बाय एरिया, अप्लाइड फोर्स बाय एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे रब करते हैं या इसे, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स बाय एरिया इंटू L बाय डेल्टा L। ये L कहां चला जाएगा? ऊपर, और ये इसके साथ नीचे। तो इस चीज को देखो कि फोर्स बाय एरिया, एरिया कितना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया चूंकि ये सर्कुलर टाइप का होगा, सर्कुलर होगा, तो सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आएगा? फोर्स बाय पाई आर स्क्वायर इंटू L बाय डेल्टा L। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को Y से डिनोट किए, क्योंकि यंग्स का Y कैपिटल लेटर, और इस चीज को FL बाय पाई आर स्क्वायर डेल्टा L, यही इक्वेशन निकल के आएगा। अच्छा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन क्या होगा, और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन क्या होगा और यूनिट क्या होगा? तो ऐसा यूनिट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस
बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इसका फॉर्मूला था। तो ऐसा यूनिट स्ट्रेन का हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो सिर्फ यूनिट किसका आएगा, स्ट्रेस का। हम लोग पढ़े हैं ना। और डायमेंशन, तो ये इसका डायमेंशन और ये इसका यूनिट आएगा, ठीक है। यंग्स मॉडुलस का ये फॉर्मूला हम लोग देखें। इसके बाद कुछ फैक्ट्स निकल के आता है, और ये फैक्ट्स डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं, इसीलिए कुछ फैक्ट्स को आपको याद रखना जरूरी है। और जो फैक्ट्स है वो है, पहला फैक्ट बोलता है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो सिर्फ सॉलिड के लिए डिफाइंड है। मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर हम लोग निकालना भी चाहेंगे तो सिर्फ किसका निकलेगा, सॉलिड का। लिक्विड और गैसेस के केस में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं निकलेगा, उसके लिए हम लोग नहीं निकालेंगे। सेकेंड फैक्ट बोलता है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ वाई, दैट मीन्स यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर किसी मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना ज्यादा निकल के आएगा, वो मटेरियल उतना ही ज्यादा इलास्टिक इन नेचर होगा। इलास्टिक का मीनिंग भी हम लोग देखे थे। तो सेकेंड फैक्ट यही बोलता है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो जितना ज्यादा होगा उसका इलास्टिक इन नेचर क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो ठीक इसी पे एक बेस्ड है कि स्टील का क्या होता है कि स्टील जो है वो रबर से ज्यादा इलास्टिक है। सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, क्योंकि रबर हम लोग जनरल लाइफ में प्रैक्टिकली देखते हैं कि रबर का इलास्टिक क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसीलिए इसमें इस फैक्ट को जब हम लोग देखते हैं, स्टील का जब हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालते हैं और रबर का भी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालते हैं, तो पता चलता है कि स्टील का जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू ज्यादा आया है। किसके कंपैरिजन में, तो रबर के कंपैरिजन में। इसीलिए कि स्टील रबर से ज्यादा क्या होगा, इलास्टिक होगा, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स थे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। इस पर बेस्ड हम लोग जब न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली किसके कारण से हो रहा था, वॉल्यूम के कारण से। वॉल्यूम इसका दूसरा नाम भी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो अगर मान लो कि किसी भी बॉडी पे अगर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, यूनिफॉर्म प्रेशर मतलब सेम प्रेशर, या नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम में क्या होगा, चेंजेस होगा। जैसे इस तरह से समझो कि ये कोई एक क्यूबॉइडल शेप का हम लिए हैं, इधर से मान लो कि फोर्स हम F अप्लाई कर रहे हैं, ऊपर साइड से भी फोर्स हम लोग F अप्लाई कर रहे हैं, इस डायरेक्शन से भी फोर्स कितना F ही अप्लाई कर रहे हैं, नीचे साइड से भी F फोर्स अप्लाई कर रहा है। मतलब इसके जितने भी सरफेसेस हैं, हर सरफेस से फोर्स F हम लोग अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। हर एक सरफेस से इधर से भी फोर्स F अप्लाइड किए, इधर से भी F अप्लाइड किए, ऊपर से भी किए, उसके पीछे तरफ से भी किए, इधर से भी किए। मतलब जितना इसका सरफेस है, हर एक सरफेस से F फोर्स हम लोग अप्लाइड कर रहे हैं। तो फोर्स अगर हर एक डायरेक्शन से सेम फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ये जो सरफेस अगर फर्स्ट पेज अगर हम लोग फर्स्ट सरफेस को देख रहे हैं तो फर्स्ट सरफेस में भी डिक्रीजमेंट आएगा, उसका जो इधर का फेस ऊपर वाला वो उसमें भी चेंज जाएगा, इधर वाले फेस में भी चेंज जाएगा, इधर वाला, मतलब ओवरऑल सभी फेसेस में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो जो रेशियो निकल के आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का, क्योंकि इसका वॉल्यूम में चेंज आ रहा है और फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा
और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, ये दोनों का रेशियो जो भी निकल के आएगा उसी को क्या कहेंगे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से। ठीक है, तो इसी चीज को मैथमेटिकली फॉर्म में देखो, इसी का मैथमेटिकली फॉर्म में बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूमेट्रिक चेंज, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इस अगर मान लो कि अभी हम लोग सबसे बाहरी का फेस ले रहे हैं, ये बाहर वाला फेस था, ठीक है, ये बाहर वाला फेस था, अभी सिर्फ एक ही फेस ले रहे हैं, तो ये जो बाहर वाला फेस है, अगर हर एक साइड से हम लोग फोर्स F अप्लाइड कर रहे हैं, तो इस साइड में भी क्या होगा, थोड़ा डिक्रीजमेंट होगा, इधर वाले में भी डिक्रीजमेंट, ये आएगा, इधर वाले में भी और इधर वाले में भी। जो पहले ये वाला था, लेकिन जब इधर से फोर्स अप्लाई किए, ये क्या होगा कि इसका ये लेंथ डिक्रीज कर जाएगा, ठीक, इधर का भी डिक्रीज होकर के यहां तक पहुंचेगा, इधर से भी डिक्रीज होगा और इधर से भी डिक्रीज होगा। तो जब वॉल्यूम का केस ले रहे हैं, तो ओवरऑल हर एक फेस पे चेंजेस आएगा और हर एक फेस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब हर एक फेस डिक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल कह सकते हैं कि पूरा का पूरा वॉल्यूम में चेंजेस आएगा, मतलब पूरा का पूरा वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी पढ़ेंगे और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी पढ़ेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको बी से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो बी इक्वल टू क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस तो हम लोग यही पढ़े हैं। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम में कितना चेंज आया, डेल्टा वी का, और ओरिजिनल कितना था, वी का। ठीक है, लेकिन यहां वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो साइन कैसा आएगा, माइनस का। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, B इक्वल टू माइनस F बाय A इंटू V बाय डेल्टा V। ये V क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और ये नीचे। तो इस चीज को फोर्स बाय एरिया को हम लोग क्या जानते हैं, क्या होता है, फोर्स बाय एरिया इज नोन एज प्रेशर इक्वल टू पढ़े हैं ना, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, मतलब P इक्वल टू F बाय A। यहां पे वही चीज दिख रहा है, फोर्स बाय एरिया क्या आएगा, प्रेशर। तो इस चीज को लिख सकते हैं माइनस PV बाय डेल्टा V। तो बल्क मॉडुलस, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो निकल के आएगा, वो निकल के क्या आएगा, माइनस पीवी बाय डेल्टा वी। इस केस में लिख सकते हैं, ये जो माइनस साइन है ना, वो डिनोट करता है, इसको रब कर दे, ये जो नेगेटिव साइन है, negative sign shows that when pressure increases,
वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा, जब प्रेशर इंक्रीज होगा, जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका वाइस वर्सा भी, दैट मीन्स अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। वाइस वर्सा का मतलब यही होता है कि ठीक इसका उल्टा भी ट्रू है। ठीक है, इस केस को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हम लोग वॉल्यूम लिए थे, अगर वॉल्यूम का हम लोग सिर्फ एक फेस लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो अगर इस डायरेक्शन से हम लोग फोर्स या प्रेशर को अप्लाई करना है तो प्रेशर जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा। अगर प्रेशर इधर से ज्यादा लग रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा कि वॉल्यूम पहले इतना था, अब क्या होगा, अब डिक्रीज होकर के अगर इधर से भी प्रेशर P अप्लाई हो रहा है, इधर से भी P प्रेशर, इधर से P प्रेशर, अगर प्रेशर ज्यादा अप्लाई होगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो नेगेटिव साइन इसी चीज को डिनोट कर रहा, इसको रब कर दे। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, बल्क मॉडुलस। बी का क्या था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, ठीक, जो स्ट्रेस का होगा, स्ट्रेस का ऐसा यूनिट क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन भी सेम वही आएगा जो स्ट्रेस का था, क्योंकि स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है, तो उसका m l-1 t-2। हम लोग स्ट्रेस का डायमेंशन को देखे थे कि स्ट्रेस का डायमेंशन को कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से ही निकल के आता है, एक्चुअली उसी से रिलेटेड है कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ elasticity is known as compressibility। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है रिवर्स। जैसे a का पावर -1, ठीक है, जैसे एक तो पहले इसको देखो, अगर a है तो a का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल a का पावर -1, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होता है 1/a। ठीक है, जैसे कोई भी डिजिट लो, मान लेते हैं कि ये 2 है, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर 4 लेते हैं तो 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4। जैसे अगर 4 लेते हैं तो 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4। ठीक है, तो रेसिप्रोकल मतलब जस्ट उसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, जस्ट उसको रिवर्स कर देते हैं। ठीक उसी तरह देखो, यहां बोलता है कि जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल होगा उसको क्या कहेंगे, कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो यहां से निकल के आएगा
कॉम्प्रेसिबिलिटी इक्वल टू 1 बाय बल्क मॉडुलस। कॉम्प्रेसिबिलिटी इक्वल टू 1 बाय बल्क मॉडुलस। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है। ठीक है, तो अब देखो बल्क मॉडुलस हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, कॉम्प्रेसिबिलिटी को किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हैं, कोई भी, मान लो कि इसको के से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं? के से। ठीक है, वैसे डिनोट किसी भी वर्ड से कर सकते हैं, लेकिन मान लो कि के से डिनोट कर रहे हैं कि के इक्वल टू 1 बाय बल्क मॉडुलस 1 बाय बी। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बल्क मॉडुलस बी इक्वल टू हम लोग पढ़े हुए हैं। बी इक्वल टू क्या होता है? बी इक्वल टू पीवी बाय डेल्टा बी, यही होता है। क्या करो कि इस वैल्यू को यहां पुट करो तो क्या निकल के आएगा? 1 बाय पीवी बाय डेल्टा बी। ये डेल्टा बी क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, तो के इक्वल टू आएगा डेल्टा बी बाय पीवी। ठीक है, बाय पीवी। और ये के क्या है? कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी इक्वल टू डेल्टा वी बाय पीवी। ठीक है, तो अब यहां से देखना है कि इसका डायमेंशन क्या होगा और इसका यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो यहां से यूनिट देखो, ऐसा यूनिट क्या होगा? ठीक, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो भी यूनिट होगा उसका रेसिप्रोकल। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हम लोग देखे थे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में कि जो ऐसा यूनिट था वो था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां क्या होगा? जस्ट इसका रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 बाय न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी चीज को क्या लिख सकते हैं? n का पावर -1 और m2। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या निकल के आएगा? पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक इसी तरह डायमेंशन का भी केस निकल के आएगा। डायमेंशन जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन था, ठीक उसी से रिलेटेड। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में डायमेंशन क्या निकल के आया? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में डायमेंशन निकल के आया था ठीक है, यही डायमेंशन निकल के आता। यहां क्या होगा? इसका जस्ट रेसिप्रोकल 1 बाय एम एल -1 t -2। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? m क्या होगा? m ऊपर जाएगा तो m -1, l ऊपर जाएगा तो l1 और t2। मतलब इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं l -1 l t2। ये कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या डायमेंशन आएगा। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी देख रहे थे। ठीक है, तो इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे होते हैं जो 12th लेवल पर, मतलब 12th के बाद जो होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव हैं जिसमें डायरेक्ट फैक्ट पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स है, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह कंप्रेसिबिलिटी में जो पहला फैक्ट निकल के आता है वो निकल के आता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड फॉर ऑल सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। मतलब जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग पढ़ रहे थे, जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो तीनों स्टेट के लिए, मैटर के तीनों स्टेट के लिए, सॉलिड्स, लिक्विड और गैस, ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है। मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है वो तीनों में अप्लाई होगा। जबकि इसके पहले जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ किस में एप्लीकेबल था, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में, जबकि लिक्विड और गैस में ये एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज लार्जर फॉर सॉलिड एंड स्मॉलर फॉर गैसेस। जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जब फॉर्मूला हमने देखा, जब फॉर्मूले पर अलग अलग मटेरियल को पुट करके हमने बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैलकुलेट किया तो पता चला कि जो सॉलिड है, सॉलिड का बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है, और लिक्विड का क्या आ रहा है, सबसे कम आ रहा है। तो कंप्रेसिबिलिटी हम लोग देखे थे कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, जिसको के से डिनोट किए 1/d। मतलब कह सकते हैं कि जो k है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है b का। मतलब कंप्रेसिबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। तो इसका मतलब कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना ज्यादा होगा, अगर ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, घटेगा, घटेगा, ठीक है। और जब ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी घटेगा तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी चीज का कि अगर हम लोग देखते हैं कि जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो पता चलता है कि जो सॉलिड है उसका बल्क मॉडुलस ज्यादा है। तो अगर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड का ज्यादा है, ये सॉलिड अगर ये वैल्यू ज्यादा है सॉलिड के केस में, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, कम होगा। इसीलिए सॉलिड क्या है, लीस्ट कंप्रेसिबल है। और लिक्विड के केस में क्या होता है कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है, ये क्या होता है लिक्विड। गैसेस के केस में, गैसेस के केस में क्या होता है कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू कम आता है। अगर ये कम आ रहा है तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसीलिए गैसेस क्या होता है, मोर कंप्रेसिबल। हम लोग देखते भी हैं कि जैसे मान लो कि ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है। तो इस सॉलिड के केस में क्या होगा कि अगर इसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जब निकालते हैं तो पता चलता है कि वो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, ज्यादा हो रहा है। अगर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, कम होगा। इसीलिए इसमें कंप्रेसिबल क्या होता है, ये कम होता है, ये क्या होता है, कंप्रेसिबल कम होता है। लेकिन जब गैसेस, बैलून का केस हम लोग लेते हैं, बैलून, तो बैलून में हम लोग देखते हैं कि हवा भरे हुए रहते हैं और उसका जब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालते हैं तो वो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या आ रहा है, कम आता है। जब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम आ रहा है तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, ज्यादा, कंप्रेसिबल ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि बैलून जो है वो ज्यादा कंप्रेसिबल है, जबकि एक सॉलिड जो है वो कम कंप्रेसिबल है। ये कुछ फैक्ट्स था कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड। अब इसके बाद हम लोग थर्ड में देखते हैं। थर्ड जो है वो रिलेटेड है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से। तो जो थर्ड हम लोग का है वो थर्ड है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको बोलते हैं, इसको शियर मॉडुलस भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस। दोनों क्या है, दोनों बेसिकली सेम ही चीज है, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं कि जो टेंजेंशियल स्ट्रेस आएगा और जो टेंजेंशियल स्ट्रेन आएगा, ये दोनों का रेशियो जो होगा वही रेशियो क्या कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अच्छा, पहले हम लोग रिजिडिटी को समझने का कोशिश करते हैं। रिजिड क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर है, ठीक है। तो एक पार्टिकल यहां होगा, क्योंकि ये बना हुआ एटम से, तो मान लेते हैं कि एक एटम यहां है और एक एटम यहां, ठीक है। अब ये मार्कर को हम आगे मूव करवाएं, ठीक है, आगे मूव करवाएं। तो जब आगे मूव करवा रहे हैं तो क्या इस एटम का और इस एटम का डिस्टेंस में कोई चेंजेस आया है,
कोई चेंजेस तो नहीं आया है, क्योंकि यहां भी जितना इसका डिस्टेंस था, मतलब ये दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस था, अगर इसको मूव भी करवा रहे हैं तो उसके बीच का डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, ये पार्टिकल मूव जरूर कर रहा है, ये मार्कर मूव जरूर कर रहा है, इसका पोजीशन भले चेंज हो जा रहा है, लेकिन इसके अंदर का जो एटम्स है, जो पार्टिकल्स इसके अंदर का है, उसका प्लेस में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि ये दोनों पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो हर एक केस में कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट है तभी ये ऑब्जेक्ट रिजिड है, और अगर कांस्टेंट नहीं रहता तब हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रिजिड नहीं है। ठीक यही केस हमको हर सॉलिड में देखने को मिलता है, हर सॉलिड के केस में, कि हर सॉलिड के केस में उसका जो भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा, कहीं भी उस ऑब्जेक्ट को आप लेते जाइए, वो डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जबकि यही केस लिक्विड और गैसेस में देखने को नहीं मिलता है। उसके पार्टिकल क्या होते हैं, उसके पार्टिकल का डिस्टेंसेस अलग अलग हो सकता है, उसका चेंज कर सकता है। लिक्विड के केस में भी चेंज करता है, गैस के केसेस में भी चेंज करता है। इसीलिए जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है या शियर मॉडुलस है, ये मॉडुलस सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के केस में आता है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के केस में। जबकि लिक्विड और गैसेस के केस में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ लें, टेंजेंशियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेन। ये टेंजेंशियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेन का जो भी रेशियो निकल के आएगा, जो भी रेशियो निकल के आएगा, उसी को क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देखो इस शियर मॉडुलस में, मतलब जब हम लोग शियरिंग स्ट्रेस या शियरिंग स्ट्रेन पढ़ रहे थे, तो वहां हम लोग एक केस देखे थे। वो केस कुछ ऐसा था। हम लोग डिक्शनरी का जो केस लिए थे, कि डिक्शनरी को जैसे ये अगर ये मोटा वाला डिक्शनरी रहता तो इधर से जो फोर्स अप्लाइड कर रहे थे, ये उसमें देख रहे थे ना, जो चेंजेज आ रहा था। डिक्शनरी के केस में आप देख सकते हैं ठीक उसी के अनुसार से, कि क्या किए, ये वाला पोर्शन फिक्स रहा था, ये पोर्शन फिक्स था। हम लोग क्या कर रहे थे कि इधर से फोर्स अप्लाइड कर रहे थे, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे लेते हैं, किसको फोर्स अप्लाइड की इस डायरेक्शन में फोर्स, ये पोर्शन फिक्स था, ये पोर्शन जब फिक्स है ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, लेकिन जब टेंजेंशियली लगा रहे हैं, टेंजेंशियली मतलब इस डायरेक्शन में हम लोग लगा रहे हैं, अगर इस डायरेक्शन में जब फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा कि ये पॉइंट डिस्प्लेस होगा, और डिस्प्लेस होकर के कुछ ना कुछ एंगल से डिस्प्लेस होगा। मान लेते हैं ये पॉइंट यहां से डिस्प्लेस होके यहां आ गया, इसका नाम हम लोग ई देते हैं। ठीक है, और ये फोर्स है, क्या है, फोर्स है। ठीक है, तो जितना इधर चेंजेज आया है, ठीक इधर भी उतना ही चेंजेज आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को जो है, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, उस पॉइंट का कुछ भी नाम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं एल। ये कुछ चेंजेज आया है, ये कुछ चेंज आया, मान लेते हैं कि ये जो चेंज आया है ना, वो डेल्टा एल है। ठीक है, इसका ओरिजिनल ये जो लेंथ था वो एल है। ठीक है, यही वाला केस था, हम लोग डिक्शनरी का केस देखे थे, डिक्शनरी वाला केस। ठीक है, तो यहां से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलता है, इसको रब कर देते हैं। एक्चुअली पूरे को रब कर देते हैं। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये क्या होगा,
जो टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय टेंजेंशियल स्ट्रेन, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को डिनोट करते हैं ईटा से, ईटा, ये वाला, इसको क्या प्रोनाउंसिएशन होगा इसका, ईटा। ये ग्रीक वर्ड, इसको क्या पढ़ेंगे, ईटा। टेंजेंशियल स्ट्रेस है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स बाय एरिया। टेंजेंशियल स्ट्रेन हम लोग सबका डेफिनेशन डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो टेंजेंशियल स्ट्रेन क्या आएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेन आएगा डेल एल बाय एल। और इसी चीज को, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रब कर देते हैं, जो ईटा है, ईटा का वैल्यू वो एफ बाय ए, और ये एल ऊपर चला जाएगा नीचे। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एल बाय ए डेल्टा एल। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस ईटा इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। ठीक है, ये सारे पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसमें कुछ फैक्ट्स हैं और वो फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे पहला फैक्ट है, इट इज डिफाइंड फॉर सॉलिड। हम लोग देखेंगे कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किस केस में होता है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड ही रिजिड होता है जबकि लिक्विड और गैसेस रिजिड नहीं होते हैं। ठीक है, ये पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट कि जनरली मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज लेस देन यंग्स मॉडुलस। जब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट मींस ईटा का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी एक मटेरियल का, और जब उसका हम लोग यंग्स मॉडुलस निकालते हैं तो दोनों का वैल्यू से पता चलता है कि जो यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ना, वो ईटा का वैल्यू वो क्या होगा कि यंग्स मॉडुलस से कम आता है। ठीक है, ये भी बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, वो असर्शन एंड रीजन जो रहता है ना, असर्शन एंड रीजन, तो उसमें ये सारे फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में बोलता है कि मोस्ट ऑफ द मटेरियल मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज नियरली 1/3 ऑफ यंग्स मॉडुलस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जब कैलकुलेट करते हैं तो वो हम लोग पाते हैं कि जो यंग्स मॉडुलस होगा उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस कुछ ना कुछ तो निकलेगा, तो जो यंग्स मॉडुलस होगा उसका 1/3 मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इस चीज को, ये जो लिखा हुआ है इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ईटा का वैल्यू आएगा ना, जो ईटा का वैल्यू आएगा वो अप्रोक्सीमेट यंग्स मॉडुलस का 1/3 होगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर तुमको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है और यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है तो हम डायरेक्ट इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशन क्या बता रहा है, ये रिलेशन बता रहा है कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा वो नियरली या अप्रोक्सीमेट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का 1/3 होगा। ठीक है, ये कुछ था कुछ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी थे। ठीक है, जिसमें हम लोग 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिटेल में स्टडी किए। पहला था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा था बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीसरा था शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, इस पर बेस्ड नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। प्ले स्टोर में जाके दक्ष एजुकेशन के नाम से जो हमारा ऐप है, आप उस ऐप को भी डाउनलोड करें, ताकि
जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, तो यूट्यूब चैनल में भी आप शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।